हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पर्यावरण देख रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे जैव विविधता। क्या देखेंगे? जैव विविधता। जैव जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, यानी प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। जो पशु पक्षियों के प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वन क्षेत्र में वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकीकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि, ये सब काहे के कारण है? जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण, यानी जैव विविधता जो नष्ट हो रही है, इसके ये सारे कारण प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। डुगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग को क्या कहा जाता है? समुद्री गाय कहा जाता है, जो कि विलोपन के कगार पे है। कच्छ का रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। कच्छ गुजरात में कच्छ का रण जो है काहे के लिए प्रसिद्ध है? गधे का प्राकृतिक आवास है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्त कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी रेड डाटा नाम की एक बुक है, जिसमें जो है जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, जो संकट के कगार पे हैं, उनको जो है उनके नाम उसमें दर्ज किए जाते हैं। सिंगपुच्छी वानर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर्वत में पाया जाता है। कौन? सिंगपुच्छी वानर कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर्वत में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्तासों यानी चोटियों की तुलना में निरंतर उन्तासों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। क्या कह रहे हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्तासों यानी ऊंची चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्तासों यानी नीची घाटियों में जैव विविधता सर्वाधिक यानी सामान्यतः अधिक होती है। यानी ऊंचे स्थानों से ज़्यादा, यानी कहाँ होती है? घाटियों में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है अपेक्षाकृत। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये क्या सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? साइलेंट वैली में। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। इसकी अवस्थित 11 डिग्री 03 मिनट से 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य मिलती है। साइलेंट वैली की स्थिति बता रहे हैं। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों की सूची है। रामसर सूची क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों की सूची है। रामसर सूची में वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल शामिल हैं। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी ताप
वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O, भी इस प्रकार की गैसें हैं। मीथेन CH4। ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति योगदान देने वाली प्रमुख गैसें। फिर से देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति योगदान देने वाली प्रमुख गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन। विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन का, यानी विश्व के सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का जो है उपयोग सबसे ज़्यादा ये मतलब चीन करता है। फिर से देख लेते हैं। वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यानी 2000 के आंकड़ों के अनुसार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्पादित कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है? वो है चीन। धान के खेत, कोयले की खदानें तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक लगभग 76% भाग आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन CH4, इसका सूत्र है CH4। गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। बायोगैस जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु भी इसके स्रोत हैं। जुगाली करने वाले जैसे गाय भैंस जो है मुँह चलाया करते हैं, तो उनको कह रहे हैं। यह एक हरित गृह गैस है। यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है, फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चंस इनसे संबंधित देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जा सकता है। जैव विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। दूसरा है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। फिर है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका सही आंसर है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता को परिभाषित किया जा सकता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के माध्यम से। देख लेते हैं, इसका विवरण देख लेते हैं क्या है इसका। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा
तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह संकल्पना विकेटर द्वारा सर्वप्रथम 1960 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे उन्होंने 1972 में व्याख्यायित और परिवर्धित किया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। अब ये कब स्थापित किया गया था? जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित कब किया गया था? 2003 चेन्नई में। इसका विवरण देख लेते हैं, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो वो कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। हल देख लेते हैं व्याख्यात्मक। प्रश्नगत विकल्पों में यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्वों में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडलीय निधि कच्छ का रण यानी गुजरात में है। पहला जो है ये है, दूसरा मन्नार की खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। विकल्प में दिए गए अन्य जैव मंडलीय निधियों के क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं और जो भी दिए गए हैं क्षेत्रफल, जैसे नीलगिरी का दिया है 5,520 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी का 5,860.69 वर्ग किलोमीटर, सुंदरवन का 9,630 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 5 फरवरी 2003 को इसे सहमति या मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। केंद्र की स्थापना की है वो कहाँ है? केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो की है चेन्नई में। कहाँ की है? चेन्नई में। फिर से देख लेते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर नॉर्वे की सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। वो कहाँ की है? चेन्नई में की है। देख लेते हैं। भारत के स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति का एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ की स्थापना चेन्नई यानी तमिलनाडु के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था।
कहाँ किया गया था? किया गया था नगोया में। कहाँ किया गया था? नगोया में। फिर से देख लेते हैं, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? नगोया में किया गया था। स्पष्टीकरण देख लेते हैं, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का 10वां सम्मेलन नगोया यानी जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई है तथा इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। कोप 15 का आयोजन अक्टूबर 2020 में कुनमिंग, चीन में किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के क्षेत्र में कौन सा जो है, जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा जो है क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो वो माना जाता है पूर्वी हिमालय। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी हिमालय। अब स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का भाग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में, अरावली पहाड़ियों को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को कि सिंधु गंगा मैदान को? तो किसे माना जाता है? पश्चिमी घाट को। आइए देख लेते हैं, ये जो अभी स्पष्टीकरण बताया गया था यही स्पष्टीकरण है नीचे भी, इसलिए जो है इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इन चारों में से जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे ज़्यादा कौन है? पश्चिमी घाट है। फ्रेंड्स, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो कौन सा था? सौर ऊर्जा है, दूसरा है आणविक ऊर्जा, तीसरा है अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, चौथा है वन रोपण। तो कौन सा नहीं शामिल किया गया था? आणविक ऊर्जा। कौन सा नहीं शामिल किया गया था? आणविक ऊर्जा शामिल नहीं किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जारी की गई। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए मिशन, तीसरा है सतत आवास एवं राष्ट्रीय मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, छठा है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, सातवां है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन, फिर है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। अतः आणविक ऊर्जा जलवायु कार्य योजना
अतः आणविक ऊर्जा जलवायु कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 2008 में। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी CDM के लिए सत्य नहीं है? देखते हैं, पहले चारों पढ़ लेते हैं। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यह ग्लोबलीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को, यानी CDM, यह की जगह CDM, विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसका आंसर होगा CDM का मतलब होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, CDM का मतलब है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CDM, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि, न्यूनीकरण मतलब कम करना, कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? तो देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो वो है ऑक्सीजन। देख लेते हैं व्याख्या में, प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं, अब देख लेते हैं, हरित गृह गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की सीमा रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है देख लेते हैं। ये कुछ दिए गए हैं ऑप्शंस। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। निम्नलिखित कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये कुछ कूट दिए गए हैं कि मतलब कौन कौन से सही हैं। पहला, दूसरा तथा तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा तथा चौथा सही है, पहला, दूसरा तथा चौथा सही है, पहला, तीसरा तथा चौथा सही है। देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है बी,
यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अब देखते हैं कि इसका क्या कारण है, व्याख्या में देख लेते हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट पर समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने 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 अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है, जबकि वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो की है सिंगापुर ने। किसने की है? सिंगापुर ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और फ्रेंड्स, हाँ, ये कहना चाहेंगे कि अगर ये प्रश्न आपको सही लगते हैं तो मैं प्रश्न इसके साथ जोड़ूं क्वेश्चन पढ़ने के साथ, अन्यथा इस वीडियो से प्रश्न हटा करके केवल जो है साधारण रूप से जो है केवल जानकारी दूं। जैसा उचित लगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।